हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट, तो आज की इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो हमने लिए हैं जो हिमाचल में एग्जाम हुआ था 1996 में। राइट, तो डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, सेम एटॉमिक एंड डिफरेंट मास नंबर आएगा जी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्शन होगी, सेम एटॉमिक एंड डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जी आइसोटॉप्स। ठीक है, समटाइम स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स में। उन्हें ये याद नहीं रहता कि सेम एटॉमिक नंबर किसका है। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर वाले को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है, आप एक वर्ड याद रखो, सैंडम। ठीक है, और जो सैंडम वर्ड है दिस इज फॉर आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स के लिए आपने एक वर्ड याद कर लिया, सैंडम। सैंडम का मतलब है एस से सेम, ए से एटॉमिक, एन से नंबर। ठीक है, कि सेम एटॉमिक नंबर, डी से डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट, ए से एटॉमिक और एम से मास। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, तो उन्हें हम क्या कहते हैं जी, उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स। राइट, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। राइट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, substances which have identical chemical properties but differ in atomic weights are called। ठीक है, अब उसने क्या लिखा है कि जो सब्सटेंसेस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है पर एटॉमिक वेट क्या है, डिफरेंट है, उन्हें हम क्या कहेंगे। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। ठीक है, और आई थिंक सो बहुत अच्छे से यहाँ पर पूछा है। उसने कहा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब क्या है जी, आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती किसकी वजह से है, ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है जी, सेम है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होने का मतलब है अगेन हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अगेन आइसोटॉप्स। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोटॉप्स। राइट, ठीक है, नेक्स्ट है जी, द न्यूक्लियस विच आर नॉट आइडेंटिकल, वो एक जैसे नहीं है बट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स है जी, यहाँ पर एन आएगा, न्यूक्लियॉन्स रिप्रेजेंट। ठीक है, अब देखो वो कहते हैं कि दो एलिमेंट हैं वो सेम नहीं है, सेम न होने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो एक आर्गन है और एक कैल्शियम है, अगर दोनों सेम नहीं है तो इनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है ना, तो मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो गया जी, इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंट हो गया। राइट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। उसके बाद लिखा है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, मास नंबर। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मास नंबर। तो उसने कहा सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इट मीन्स मास नंबर क्या है, सेम। एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर क्या है, सेम, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आइसोबार्स। राइट, ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एंड आइसोबार उसके क्या होते हैं जी, अपोजिट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एटम्स विथ सेम मास नंबर बट हैविंग डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो मास नंबर सेम दिया हुआ है, यहाँ पर मास नंबर क्या है, सेम है। राइट, उसने कहा है कि न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज होता है जी यहाँ पर चार्ज ड्यू टू न्यूक्लियस, क्या होता है,
चार्ज ड्यू टू न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किसकी वजह से होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज प्रोटॉन एंड अनदर वन इज न्यूट्रॉन, राइट। अब देखो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उसी वजह से हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। अब देखो यहाँ पर तो प्रोटॉन सेम है ना, उसने कहा है कि विच हैव बट हैविंग डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे आपके पास, डिफरेंट होंगे, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट का मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा जी, हमारे पास डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उसे हम अगेन क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्यूज आयनिक कंपाउंड्स। देखो फ्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक है, मोल्टन स्टेट में, इन मोल्टन स्टेट मतलब कि मेल्ट होना, ठीक है। फ्यूज आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर्स, नो। आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, नो। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो। अब देखो इसको हमने कैसे लिखा, यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखना कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, आयनिक कंपाउंड्स हमेशा कंडक्ट करते हैं या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट, ionic compounds can conduct either in molten state, either in molten state or aqueous state, either in molten state और aqueous state, right, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो आप लिखोगे आयनिक कंपाउंड्स cannot conduct electricity, cannot conduct in solid state। अब क्यों कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में, cannot conduct in solid state, right, because no ions are free to move, ठीक है। जो दोनों आयंस होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, आपस में बॉन्डेड होंगे, है ना, तो वहां पर आयंस फ्री नहीं होते, नो आयंस आर फ्री टू मूव। और जबकि मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में आयंस क्या होते हैं, फ्री होते हैं, आयंस आर फ्री टू मूव, राइट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा जी, ऑप्शन सी, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड्स आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन डोनर, ठीक है। एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, और दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन डोनर, H पॉजिटिव डोनर, ठीक है। ये प्रोटॉन डोनर होंगे हमारे पास एसिड्स। और बेसिस क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस बेसिस आर दो सब्सटेंसेस, ठीक है, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन डोनर, ठीक है, OH नेगेटिव आयन डोनर होते हैं जी हमारे पास, ठीक है, विच गिव्स OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अब देखो पर है ना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स थे जो अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिनका नेचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ और अदर कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि ब्रोंस्टर-लरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट, राइट। तो पर अभी हमें इस क्वेश्चन में फिलहाल हमसे क्या पूछा है जी, अर्हेनियस एसिड। तो अर्हेनियस एसिड क्या होगा, अर्हेनियस एसिड हमारे पास होगा जी, कहते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, नो, ये तो प्रोटॉन डोनर होते हैं, ठीक है। सी, कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है। देखो जी हाइड्रोजन आयन भी H पॉजिटिव ही होता है, ये भी ठीक है आपके पास। फिर ऑप्शन डी दे रखा है कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर होगा सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, तो आप एक ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा, जैसे कि सपोज करो मैं बी में बोल देती हूँ कंपाउंड्स विच नॉट गिव्स H पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो फिर आपका ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टर-लरी कॉन्सेप्ट, आ गया जी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
ब्रॉन्स्टर-लरी कॉन्सेप्ट, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्ट एज, ठीक है। अब देखो जो ब्रॉन्स्टर-लरी कॉन्सेप्ट दिया गया, ब्रॉन्स्टर-लरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंसेस होंगे जो H पॉजिटिव देंगे, बिल्कुल सेम ही था जो अर्हेनियस सर ने कहा था, बट इन्होंने बेसिस के बारे में ये नहीं कहा कि जो OH नेगेटिव देंगे, इन्होंने कहा वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टर्ड-लरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टर्ड-लरी कॉन्सेप्ट, राइट। तो वो क्या होंगे, विच एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच, ठीक है। अब देखो जो लुईस कॉन्सेप्ट, अब ये थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया, ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसने मैक्सिमम सब्सटेंसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास उनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, राइट। तो लुईस सर ने कहा कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, मीन्स जो क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तभी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ना, ठीक है। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड। और जबकि लुईस बेस क्या होते हैं, विच आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। लुईस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, राइट। जैसे कि ना मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, जो हमारे पास लुईस एसिड का है, लुईस एसिड का जो एग्जांपल है वो है जी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अब इसे हम लुईस एसिड कहते हैं क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। जब आप इसका यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो हम क्या देखते हैं कि जो बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। बोरॉन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर फ्लोरीन भी आएगा यहाँ पे सर्कल में, ठीक है। तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन K2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स। अब देखो जो पोटेशियम सल्फेट है ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, इसे हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने आयंस बनेंगे जी, देखो 2K पॉजिटिव, 2K पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, है ना, यहाँ पर एक्वस बन जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्मेशन होगी, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल आयंस कितने हो गए, 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन, तो आंसर आ गया जी हमारे पास 3 आयंस। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो एनहाइड्राइड फाइंड आउट जब हमें करना हो तो कैसे करना है, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको एनहाइड्राइड करना हो तो आप क्या लो, उसके डबल मॉलिक्यूल्स लो, किसके, उस कंपाउंड के, ठीक है, जो भी कंपाउंड है आपके पास उसके डबल मॉलिक्यूल्स लो और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दो, रिमूव कर दो। देखो एनहाइड्रस का मतलब ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए किसके, नाइट्रिक एसिड के, और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर हमने क्या कर दिया, रिमूव। देखो हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए वाटर के, नाइट्रिक एसिड के, तो क्या बन गया H2N2O6। फिर हमने इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया N2O5। तो जो ये N2O5 है ये क्या है, एनहाइड्राइड है, किसका, नाइट्रिक एसिड का, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। और आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि आप इस तरीके से लिख दो, यहाँ पर अगर आपने, ठीक है, क्या लिया, एनहाइड्राइड लिया जी N2O5, ठीक है। जब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एनहाइड्राइड निकालने का तरीका यही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी पोटाश अलम, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पोटाश अलम होता क्या है। पोटाश अलम होता है
जैसे हम अपने बोलते हैं, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं जी, फिटकरी बोलते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है कि जो फिटकरी है, मतलब जो पोटाश अलम है, वो क्या है, एक सिंपल सोल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, डबल सोल्ट है या एसिड सोल्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोटाश अलम का जो फॉर्मूला है वो क्या है जी, ठीक है। पोटाश अलम का फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। तो हमें ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कि ये दो सॉल्ट्स का मिक्सचर है। तो ये क्या है जी, हमारे पास एक डबल सॉल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास एक डबल सॉल्ट है। तो हमारे पास जो पोटाश अलम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डबल सोल्ट। अब देखो सिंपल सोल्ट क्या होता है, सिंपल सोल्ट जैसे कि सिंपल अगर K2SO4 होता ना, K2SO4 होता तो ये सिंपल सोल्ट होता, एक ही यहाँ पर सोल्ट है NaCl है, ये भी क्या होगा, सिंपल सोल्ट होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सोल्ट कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट हमारे पास ये होते हैं जी, जैसे कि ऐसे लिख दिया हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में Na4FeCN6, तो ये हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एसिडिक सोल्ट कौन से होंगे, एसिडिक सोल्ट जैसे कि, ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर, कोई भी मतलब कोई भी सोल्ट जो क्या हो, एसिडिक इन नेचर हो, ठीक है। तो वो सोल्ट्स क्या होंगे हमारे पास, ठीक है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड लिख दिया मैंने NH4Cl, ये क्या है, एक एसिडिक सोल्ट है, ठीक है। तो वो एसिडिक सोल्ट होंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा जी, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर रहेगा, डबल सॉल्ट, राइट। तो इसका हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ठीक है। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ नेगेटिव पार्ट, डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव पार्ट। तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ऑक्सीडेशन हमारे पास हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट आप लिखो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, चार्ज, कि चार्ज को क्या कर दो इंक्रीज, तब भी क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सोचो कि नेगेटिविटी क्या हो रही है, लूज हो रही है ना। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ नेगेटिव पार्ट नो, नेगेटिव पार्ट की वैलेंसी थोड़ी इंक्रीज होगी, मतलब वो कह रहा है कि -2 से -3, तो ये तो अगेन क्या हो जाएगा, रिडक्शन, बिकॉज -3 इज स्मॉलर देन -2, तो ये तो रिडक्शन का केस है, ऑक्सीडेशन का नहीं है। कहते हैं डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव पार्ट नो, वो कह रहा है कि जैसे कि +3 है उससे +2 बन गया, नहीं, क्योंकि वहां पे तो इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो आंसर क्या रहेगा जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। अभी मैंने आपको बताया है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज। अब देखो जितनी भी चीज हमने डेफिनेशन यहाँ पर ऑक्सीडेशन की लिखी थी उनका रिवर्स क्या होगा, रिडक्शन, है ना। रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, इनकरेक्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये दो ऑप्शन करेक्ट है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, राइट, ठीक है। दोनों ही ठीक है, ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर ठीक है सिंगल करेक्ट वाला आंसर होगा। अगर सिंगल वाला होगा ना तो आप ऐसे मान सकते हो गेन की जगह क्या होगा यहाँ पर, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, इनकरेक्ट। तो उस केस में आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर हमारा टारगेट है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है इन द आइडियल गैस इक्वेशन द गैस कांस्टेंट आर हैज द डायमेंशन, ठीक है। तो देखो आर के ना डायमेंशंस आपको सभी को पता होना चाहिए। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। अब देखो एक तो आर की वैल्यू होती है 8.314
और एक वैल्यू होती है जी हमारे पास 0.0821। यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स क्या होंगी, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, मतलब पर डिग्री केल्विन आप ऐसे लिख सकते हो। और लीटर एटमॉस्फेयर के टर्म में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये यूनिट्स होती है हमारी। यहाँ पर भी पर डिग्री भी आएगा जी, यहाँ पर डिग्री भी आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है जी, इसका करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास हो गया अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस मतलब वो किसकी बात कर रहा है जी, एवोगैड्रोस लॉ की, है ना। कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है जी आपके पास, डायरेक्ट स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस लॉ की, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास टू डिफरेंट गैसेस है, ठीक है, मान लो एक कंटेनर में आपके पास क्या है 100 ml ऑक्सीजन है और एक कंटेनर में क्या है 100 ml नाइट्रोजन है, 100 ml नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो इन दोनों में और कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, ठीक है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर इसमें x मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके पास 100 ml N2 में भी क्या होंगे, x मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ सोल्यूशन आर पॉसिबल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। देखो इसमें ना आपके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, देखो हमारे पास एक सॉल्यूट पार्ट होता है, एक सॉल्वेंट पार्ट होता है, ठीक है हमारे पास। अब देखो मान लो कि सॉल्यूट क्या है आपका, सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। हम क्या करते हैं सॉल्वेंट को यहाँ पर डिफर कराते हैं, एक बार सॉलिड एक बार लिक्विड एक बार गैस, और सॉल्यूट हमने क्या मान लिया, सॉलिड मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 3। अगर आपने सॉल्यूट क्या लिया है, सॉलिड लिया, राइट। उसके बाद ऐसे ही आप 3 कॉम्बिनेशन आपके पास तब बन जाएंगे जब सॉल्यूट को आप क्या लोगे, लिक्विड, और ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशन आपके पास तब बन जाएंगे जब आपने सॉल्यूट क्या लिया, गैस, ठीक है, और सॉल्वेंट यही सॉलिड लिक्विड गैस। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जी, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द प्रेशर अंडर विच लिक्विड एंड वेपर कैन को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, दिस इज द, ठीक है, हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा वो क्या होता है जी, वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर, अब कौन सा वेपर प्रेशर, लिमिटिंग वेपर प्रेशर, रियल वेपर प्रेशर, नॉर्मल वेपर प्रेशर, या फिर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वो प्रेशर जहां पर लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है जी, हमारे पास, ठीक है, रियल वेपर प्रेशर, राइट, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये कैसे होता है, यहाँ पर जैसे कि हमारे पास वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता ही कैसे है, ये हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे क्या फिल हुआ है, लिक्विड फिल हुआ है, ठीक है, लिक्विड फिल हुआ है, राइट। और ये कंटेनर हमारे पास क्या है, एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है। अब अगर ये क्लोज कंटेनर हमारे पास है तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर पहले क्या बनेंगे जी, लिक्विड से, ठीक है। देखो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो दे लीव द सरफेस एंड बिकम्स वेपर्स, यहाँ पर वेपर्स बन जाएंगे। फिर जो यहाँ पर वेपर्स बने हैं, मान लो ये वेपर्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। जब वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज का मतलब है कि जो हमारे वेपर्स है दोबारा से क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड, ठीक है। देखो मतलब जब इनिशियली, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, हमारे पास सिर्फ कौन सा प्रोसेस था जी, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 नहीं, आप ऐसे लिखो इनिशियली, ठीक है, सॉरी इनिशियली सिर्फ इवेपोरेशन का प्रोसेस था, बट कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक टाइम के बाद कंडेंसेशन तो का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन
और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाता है आपके पास, इक्वल हो जाता है, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो उस टाइम पर जो वेपर्स प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स बिकॉज, ठीक है। अब देखो जब हम हाइयर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे पास, हाई एल्टीट्यूड्स पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। हम कहते हैं ना वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो आप ऐसे आइडिया लगाओ, एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है, मतलब एयर कम हो गई तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है कि एयर की वजह से जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, तो इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन क्लोज कंटेनर डिपेंड्स ऑन, देखो ऑप्शन ए दिया है अमाउंट ऑफ लिक्विड, कि क्या वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लो ये हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में तो हमारे पास था जी 50 ml लिक्विड, दोनों सेम साइज के हैं, और एक कंटेनर में था हमारे पास यहाँ पर 100 ml लिक्विड। तो बताओ क्या यहाँ पर वेपर प्रेशर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो काम तो सिर्फ किसने करना है, सरफेस पार्टिकल्स नहीं करना है ना। तो यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे भी क्या होंगे 5 ही होंगे, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर अभी कंटेनर का साइज क्या है, सेम है, सिर्फ लिक्विड का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है, तो इससे वेपर प्रेशर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड है जी सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, सरफेस एरिया का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वेपर प्रेशर के ऊपर। मान लो ये दो कंटेनर है हमारे पास, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम तो यहाँ पर क्या होगा, जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें तो फिर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पर, तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, है ना। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आपकी सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि उसमें क्या होता है, साथ साथ कंडेंसेशन भी चलता है। तो देखो जितने हम मान लिया कि यहाँ पर सिर्फ 6 सरफेस पार्टिकल्स हैं और पहले इसकी वजह से वेपर्स बने थे, और जबकि इस केस में आपके पास 10 सरफेस पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से वेपर बन रहे हैं, यही है ना, ठीक है। पर आप ये देखो जितनी वजह से वेपर बन रहे हैं वो वेपर दोबारा से कंडेंस भी तो हो रहे हैं, है ना। तो कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पर, ठीक है, अगर ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं तो ज्यादा की कंडेंसेशन भी हो जाएगी, तो बात तो वही है ना। मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है और इवेपोरेशन है वो तो सेम ही हो जाना है जी। तो क्या ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। एंड जो हमारा सी ऑप्शन है टेम्परेचर, बिल्कुल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर पर, है ना। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, एक्सटर्नल, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, वहां पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका ऑप्शन रहेगा दैट इज सी। और वैसे भी आपको पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है, राइट, ठीक है। तो टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है, बाकी किसी भी फैक्टर पर ये डिपेंड नहीं करता। तो हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा जी ऑप्शन सी, राइट। Next is a chemical reaction is at equilibrium. The rate of forward and backward reactions are. ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही यही होती है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और जो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, इक्वल रेट से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का वो क्या होगा जी, इक्वल होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन वाज गिवन बाय। आयनाइजेशन का मतलब है जैसे कि हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है और वहां पे क्या बन रहा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। तो ठीक है, या फिर कोई HCl जैसे एक्वस सॉल्यूशन में हमने लिया तो इससे क्या बनेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये बात कहने वाले कौन थे, अर्हेनियस सर थे। तो जो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन दी थी वो दी थी सर अर्हेनियस ने, राइट। नेक्स्ट है जी मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बता दिया है। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटिक एसिड इज वीक, सॉरी, हमारे पास उसने कहा है कि जो एसिटिक एसिड है वो वीक होता है, क्यों? अब देखो वीक एसिड्स की डेफिनेशन ही होती है, वो क्या होते हैं, पार्शली डिसोसिएट होते हैं, मतलब वो पार्शली डिसोसिएट होकर बहुत पार्शली एच पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वीक एसिड। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, राइट। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं प्रेशर डिक्रीज, एच पॉजिटिव एडिड, ओ एच नेगेटिव एडिड और टेम्परेचर इंक्रीज। तो इसे डिस्कस करते हैं जी। पहले तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, देखो जैसे वाटर है, वाटर की अगर हमने यहाँ पे डिसोसिएशन हुई तो क्या बनेगा, एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब वाटर क्या है हमारे पास, प्योर लिक्विड है, और हमें पता है कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन क्या रख देते हैं, 1 के इक्वल। अगर इसको हमने 1 के इक्वल पुट कर दिया तो हमारे पास के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा जी कि के डब्ल्यू है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव। अब ध्यान से सुनो, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, यहाँ पर एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव ज्यादा डिसोसिएट होंगे। तो हमने क्या लिखा, मोर डिसोसिएशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन टेक्स प्लेस, ठीक है, ज्यादा डिसोसिएशन होगा वो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव का। तो अगर इसका ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है एच पॉजिटिव की एंड ओ एच नेगेटिव की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो के डब्ल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो आयनिक प्रोडक्ट है किसका, वाटर का, वो क्या होगा जी, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये सारे क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं, इसका जो रेफरेंस हमने लिया है, ठीक है, उसके लिए अगर आप फर्दर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो पुरी शर्मा पठानिया, जो कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, पुरी शर्मा पठानिया। एंड हमारे पास सेकेंड बुक है जी एटकिंस, ठीक है। तो यहाँ से आप फर्दर क्या कर सकते हो, यहाँ से आप फर्दर, ठीक है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एटकिंस की बुक और पुरी शर्मा पठानिया, ये तो है जी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस क्या थे हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थे यहाँ पर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए आप हमारे पास जेडी ली की बुक होती है, ठीक है, तो उसे आप रेफर कर सकते हो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और एक चीज और, अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं टीजीटी एग्जाम के लिए, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो हिमाचल का एग्जाम हो, राइट। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि 12th लेवल तक का सिलेबस करना क्या सफिशिएंट होगा, तो उसका आंसर है जी नो। क्योंकि अभी चंडीगढ़ टीजीटी के सिलेबस में जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स मेंशन है, वो आपके प्योरली ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोचे होंगे जो हमने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए ये तो सारे 11th-12th लेवल के हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सोचो कि 1996 का एग्जाम है और अब है जी 2024, और रिसेंट जितने भी एग्जाम आप देख रहे हो उसमें लेवल क्या हो रहा है, अप होके आ रहा है ना। और भाई जब हमारा, ठीक है, जॉब का सवाल होता है, हमारे पूरे करियर का सवाल होता है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें कोई भी, ठीक है, वहां पर एक एक मार्क्स तो क्या, पॉइंट्स मैटर करते हैं, राइट। तो पॉइंट्स में ही आपको पता है कट ऑफ अप एंड डाउन हो जाती है और उसी में सिलेक्शन हो। जब बात सिलेक्शन की हो तो मुझे ये लगता है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, टीजीटी एग्जाम के लिए या टीजीटी पीजीटी नेट एग्जाम्स के लिए, तो आज ही ज्वाइन करें बंसल एकेडमी। तो वहाँ पर हमारी क्या रहती है
लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पर मिलती हैं। अगर आपकी कोई क्लास सपोज करो आप किसी भी रीज़न की वजह से कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो, तो आप रिकॉर्डेड में जाकर वहाँ पर देख सकते हो। और लाइव क्लास का जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है, वो लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, है ना। अगर डाउट्स क्लियर होंगे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए आपसे मोल्ड करके, तो वहाँ पर आप उसका आंसर कर सकते हो, और जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, नई वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ओके, बाय बाय।